हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं केयर टेकर का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में। उसका इंग्लिश पार्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। जो केयर टेकर का पेपर हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन आए थे, तो हम 40 मतलब इस इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आज इसी एक वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पे 1 से 20 नहीं, मतलब ऐसा आया था क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देन 1 to 20, तो ऐसे हम 20 के 2 सेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 20। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो डाउट ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, वो है @mathsps1। ये हमारा डाउट ग्रुप है। और इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे जो मेन चैनल है उसमें जुड़ सकते हैं, वो है पायल सिंगल अकेडमी। Let's get started. Question number 1. Choose the appropriate option to fill in the blanks. The team practiced relentless dash. They still failed to qualify for the final round. मतलब जो टीम है उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, हद से ज़्यादा, बट फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल राउंड। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट वाली बात है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो हम यहाँ ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो कॉन्ट्रास्ट को शो करता हो। हाउवर, हाउवर क्या शो करता है? यस, हाउवर कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में यूज़ होता है। इज़ यूज्ड between, is used to show, हम ये is used to show contrast और contradiction between two clauses, since कब यूज़ होता है हमारा? since या तो रीज़न दिखाता है या कॉज शो करता है। शोज रीज़न या कॉज। मोरोवर जब हमारे को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो हम मोरोवर का यूज़ करते हैं। तो लिख देते हैं एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, तो ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आप पूरा ही देखिएगा इस वीडियो। और ये कॉन्सिक्वेंटली क्या शो करता है? रिजल्ट्स, इफेक्ट, शोज रिजल्ट और इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो कॉन्ट्राडिक्ट शो करे वो हो गया हाउवर। द टीम प्रैक्टिस relentlessly, however, they still failed to qualify the final round. Question number 2. Choose the most appropriate option to fill in the blanks. She dash visits her ancestral home perhaps only once every decade since she moved abroad. मतलब देखो, डिकेड यहाँ पे यूज़ हो रहा है 10 ईयर्स के लिए। मतलब जो उसका एंसेस्टर्स का होम है ना, वो हर 10 साल में एक ही बार आती है, विज़िट करती है, जब से वो अब्रॉड में शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे हम वर्ड वो वाला यूज़ करेंगे जो रेयरली या नॉट ऑफन के लिए यूज़ हो। देखो, ऑफन मतलब मोर फ्रिक्वेंटली, तो ये तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो लिखा है कि वो एवरी डिकेड एक ही बार अपने होम एंसेस्टर का होम विजिट करती है, तो ये तो हो नहीं सकता। बट इसका मतलब होता है मोर फ्रिक्वेंटली। सेल्डम, सेल्डम मीन्स होता है वेरी रेयर और नॉट ऑफन। रेयर एक देखो एडजेक्टिव है, और हमारे को क्या चाहिए है? जो विजिट्स के बारे में बताया, मतलब एडवर्ब चाहिए हमें, तो ये है एक एडजेक्टिव। रेयर मतलब भी होता है कभी कभार, बट हमारे को वो चाहिए जो एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो और रेयर वर्ड भी हो। मच यहाँ पे फिट ही नहीं हो सकता। आप किसी के घर मतलब विजिट करने के लिए हम मच यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मच यहाँ ग्रामेटिकल रॉन्ग वर्ड है। सेल्डम, शी विजिट सेल्डम हर एंसेस्टर
home perhaps only once every decade since she moved abroad. Seldom. Question number 3. Select the most appropriate verb to fill in the blanks. If Arvind works hard, he dash score better marks. देखो, if Arvind score harder, क्या, if Arvind works harder, he dash score better marks. देखो, ये हमारा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? इफ प्लस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो फिर जो आगे वाला सेंटेंस होता है हमारा कोमा के बाद वाला, वहाँ पे आ जाता है सिंपल फ्यूचर. देन आ जाता है हमारा सिंपल फ्यूचर. और सिंपल फ्यूचर का हमारा वो कैसे लिखते हैं हम, उसमें हम ऐड कर देते हैं विल प्लस वर्ब. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो, वर्ब तो है हमारे पास स्कोर, तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ अरविंद वर्क्स हार्डर ही विल स्कोर बेटर मार्क्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 4. Choose the most appropriate option to fill in the blanks. We arrived dash at the venue only to find that the event had been postponed until dash. देखो, जब we arrived dash the venue, हम जो वेन्यू पे कैसे पहुँचे? लेटर, लेट, स्लो या हार्डली? देखो, हार्डली एक नेगेटिव सेंस में वर्ड है. स्लो, हम कोई चल थोड़ी ना रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं, तो स्लो यूज़ नहीं हो सकता. तो ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया. लेट पूछे या लेटर पूछे? जो लेटर है ना, अराइव्ड लेटर साउंड्स इनकम्प्लीट विदाउट कंपैरिजन. लेटर जो वर्ड है वो हमारा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है. तो वी अराइव्ड लेट एट द वेन्यू ओनली टू फाइंड दैट द इवेंट हैड बीन पोस्टपोन्ड अंटिल टुमारो. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. Select the option which means the same as the group of words given. An area of activity, interest or knowledge. Department, territory, realm या profession. देखो, profession क्या होता है? जैसे अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन या करियर. जैसे कोई एक टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है. लेक्चरर है तो वो उसका प्रोफेशन है. डॉक्टर है, मतलब जो ये सब चीज़ें ना, ये इनका ऑक्यूपेशन या करियर है. तो लिख देते हैं अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन और करियर. रील्म क्या होता है? रील्म मीन्स है अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इंटरेस्ट और नॉलेज. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. टेरिटरी, अ जोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया. डिपार्टमेंट, अ डिवीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन. अ डिवीजन in an organization or institution. तो हमारा आंसर हो गया रेल. क्वेश्चन नंबर 6. Choose the correct adjective to complete the sentence. The owner was happy because his dog won a dash prize at the competition. कैसा प्राइज? हमारे को ऑर्डिनरी प्राइज. जो देखो ओनर है वो क्या है? हैप्पी. क्यों? क्योंकि उसके डॉग ने प्राइज जीता है. वो प्राइज कुछ वैल्यूएबल होगा, कुछ वर्थ रखता होगा, तभी तो उसका ओनर हैप्पी है ना. तो ऑर्डिनरी मतलब सिंपल. कॉमन, हम कॉमन वर्ड ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. कॉमन. चीप मतलब लो इन प्राइस, लो इन प्राइस. स्मॉल, छोटा सा, रेफर्स टू साइज. स्मॉल क्या रेफर करता है? रेफर्स टू साइज. नॉट वैल्यू, और हमारे को तो यहाँ पे वो बताना है जिसकी वैल्यू. तो उसके डॉग ने वैल्यूएबल प्राइस जीता, तो वैल्यूएबल. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. In the given question, a statement divided into different segments is given. The first segment is fixed,
rearrange the other segment to form a coherent statement. The teacher encouraged her. ए, अब देखो ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा, ए पढ़ते हैं. द टीचर एनकरेज्ड हर सॉलिड एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग. और बी क्या है? एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, आस्किंग देम टू क्वेश्चन अजम्पशंस. मतलब बी से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टीचर ने एनकरेज करा अपने स्टूडेंट्स को कि तुम क्रिटिकली थिंक करो. तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो एलिमिनेट हो गया हमारा. अब बी के बाद ए आएगा या डी आएगा वो देख लेते हैं. स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, आस्किंग सॉलिड एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, या आएगा देम टू क्वेश्चन अजम्पशन. देखो जो सी है, एक बार सी को पढ़ते हैं. सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट्स विथ सॉलिड एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग. मतलब देखो जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सॉलिड एविडेंस या लॉजिकल रीजनिंग से सपोर्ट करना चाहिए. तो सी के बाद आएगा ना, ए पहले तो नहीं आ सकता. तो क्या होगा? बी डी सी ए. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Select the option which can be used as one word substitute for the given group of words. A person who is skilled in judging and appreciating art, food or music is referred to as a person जो कि स्किल्ड है जजिंग में, अप्रिशिएट करने में आर्ट को, फूड को और म्यूजिक को, उसको हम क्या कहेंगे? तो वो होता है कॉनोसर. कॉनोसर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज एंड कैन जज द क्वालिटी ऑफ आर्ट, फूड एंड म्यूजिक. तो ये यहीं लिखा है तो मैं इसका मतलब लिख नहीं रही हूँ. ऑप्शन नंबर 1 क्या है? क्रिटिक. क्रिटिक का क्या मतलब होता है? अ डिटेल्ड एनालिसिस और इवेल्युएशन. अ डिटेल्ड एनालिसिस और इवेल्युएशन. वेटरन. वेटरन मतलब होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड में. अ पर्सन with long experience in a field. Virtuoso is a person highly skilled in music or art performance. A person highly skilled in music or art performance. बट हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. कौन सर? क्वेश्चन नंबर 9. In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. Sacrifice. The athlete finally achieved her dream of winning a gold medal after years of dedication and at the international championship. देखो क्या है? At the international championship. या हम ये कहाँ से स्टार्ट होगा? बी से हो सकता है, सी से या डी से. एक बार बी पढ़ते हैं. हर ड्रीम ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल. ये तो बात की बात है ना कि उसकी ड्रीम है कि वो गोल्ड मेडल जीते. बी. सी क्या है? आफ्टर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस. क्या? आफ्टर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन. देखो बहुत साल की डेडिकेशन और सेक्रीफाइस से. तो एंड के बाद ये जो सेक्रीफाइस वर्ड है वो बिल्कुल सही मैच हो रहा है. तो सी के बाद क्या आ जाएगा हमारा? ए. आफ्टर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस द एथलीट फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल. सी के बाद आ जाएगा बी. देन एट द इंटरनेशनल चैम्पियनशिप. सी, ए, बी एंड डी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, ए, बी, डी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 10. In the given question, a statement is divided into different segments. The first segment is fixed. Rearrange the other segment to form a coherent statement. Almost all the women. हाँ देखो A fixed है. A. तो A तो अपनी जगह पे रहेगा ही. अब चेक कर लेते हैं A के बाद क्या आएगा. Almost all the women that एंड डिस्कस देयर डोमेस्टिक ट्रबल्स फ्रीली. नहीं, बी तो आ नहीं सकता. ये ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेट. सी देखते हैं. ऑल द वुमेन दैट ऑफ वन सॉर्ट और अनदर. कुछ बन नहीं रहा.
all the women that she knew admitted unhappiness and discussed their domestic troubles freely. She knew admitted unhappiness of one sort and or another and discussed their domestic troubles freely. Yes, option number 4 is the correct answer. A के बाद D, then C, then B. Option number 4 is the correct answer. देखो क्या है, almost all the women that she knew admitted unhappiness of one sort or another and discussed their domestic troubles freely. Question number 11. Choose the correct adjective to complete the sentence. The few mangoes which were not spoiled fetched a dash price that profited the farmer. देखो क्या बात हो रही है कि कुछ मैंगो जो कि ख़राब नहीं हुए थे उनसे जो फार्मर है, फार्मर को हाई मतलब प्रॉफिट हो गया, तो वो अपने प्राइस से बहुत हाई प्राइस पे बिके होंगे, है ना। लो प्राइस पे बिकेंगे तो उस फार्मर को प्रॉफिट कैसे होगा, हो नहीं सकता। स्मॉल प्राइस, स्मॉल यहाँ पे वही साइज़ को शो कर रहा है, रेफर्स टू साइज़। फेयर, फेयर मतलब यहाँ पे फेयर वर्ड ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाई प्राइस पे सेल हुए हैं जो मैंगोस, फ्यू मैंगोस थे, तभी तो फार्मर को प्रॉफिट हुआ। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. A क्या है, come leaping along and on the ground, a hare would often. C क्या है, jump right over the little tree. D, in winter when the snow lay glittering. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, when the snow lay glittering, तो इसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आ सकता है, विंटर में जब स्नो ले थी ग्लिटरिंग, कहाँ पे होगी स्नो ले, ग्राउंड्स पे, ऑन द ग्राउंड्स। अ हेयर वुड ऑफन कम लीपिंग अलोन एंड जंप राइट ओवर द लिटिल ट्री। मेरे हिसाब से तो हमारा आंसर सही बन गया है। ऑप्शन देखते हैं, ये है डी के बाद बी, यस, डी बी देन ए देन सी, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. Select the option which can be used as one word substitute for the given group of words. A place where birds are kept is known as. ये मेरे हिसाब से ये तो सबको ही पता होगा। प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, केप्ट करा जाता है। आइवरी, फार्म, कैनल या स्टेबल। स्टेबल किसके लिए होता है, घोड़ों के लिए, मतलब किसके लिए होता है, मतलब घोड़ों को जहाँ रखा जाता है उसको स्टेबल कहते हैं। लिख देती हूँ, प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। कैनल प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट। फार्म क्या, प्लेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेज्ड, दोनों ही चीज़ें हैं। प्लेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेज्ड, और आइवरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Select the option which means the same as the group of words given, causing feeling of happiness and pleasure. तो हमारा आंसर क्या हो गया, हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब होता है, पहले ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट, फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। Celebration, an event to mark a special occasion. An event to mark a special occasion. देखो ओकेशन की स्पेलिंग मतलब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आ सकती है, OCCASION,
हमारे को क्या मिस्टेक हो जाती है, हम डबल एस लगा देते हैं, बस इसमें डबल सी आता है, ठीक है। एलिगेंस, एलिगेंस ये अपीयरेंस को कहते हैं, जैसे ब्यूटी एंड ग्रेस इन अपीयरेंस और स्टाइल, ब्यूटी एंड ग्रेस इन अपीयरेंस। और हार्ट वार्मिंग, हार्ट वार्मिंग इज मीन्स कॉजिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर और इमोशनल वार्मथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, हार्ट वार्मिंग कॉजिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वन वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो हमारा अंडरलाइन सेगमेंट क्या है, एक्सेसिव प्राइड इन देयर पर्सनल अकम्पलिशमेंट। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम। डिस्पाइट रिपीटेड reminders about collective responsibility, the principal cautions students against showing excessive pride in their personal accomplishment, warning that such attitudes often erode collaborative learning environments। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, केयरफुलनेस और वार्निंग, केयरफुलनेस और वार्निंग। मोडेस्टी, मोडेसिटी इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। हब्रिस, हुब्रिस, हुब्रिस मीन्स होता है एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस, एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन इज एक्सेसिव प्रेज फ्रॉम अदर्स, एक्सेसिव प्रेज फ्रॉम अदर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस। ये एक्सेसिव प्राइड इन देयर पर्सनल अकम्पलिशमेंट, तो हम इसको एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। क्या, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल बॉट अ न्यू कार। तो हमारे को किस टेंस में लगाना है, फ्यूचर टेंस में। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये तो सेम ही रहेगा फ्यूचर में, तो आई शैल हैव बॉट, क्या होगा, आई शैल हैव बॉट अ न्यू कार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट इज गिवन, रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। किससे स्टार्ट होगा, सी से, ए से, बी से, डी से, ई से स्टार्ट नहीं होगा। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। मेक देम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, one of the most beautiful mountain ranges in the world, and they stretched across several Asian countries. The Himalayas are where their great height and spiritual importance। तो कहाँ से स्टार्ट होता लग रहा है, किसके बारे में बात हो रही है ये सारा, हिमालयास के बारे में। तो द हिमालयास आर, डी से स्टार्ट होगा ना, डी से, तो डी से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने सारा पढ़ा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे को पता चल गया बात हिमालयास के बारे में हो रही है, तो पहले हम हिमालयास को ही लिखेंगे। तो द हिमालयास आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, and they stretch across several Asian countries, where their great heights and spiritual importance make them the roof of the world. Option number 3 is the correct answer. Question number 18, choose the one word that can best replace the underlined segment without changing the meaning of the sentence. The doctor advised him to avoid eating too much food regularly. Greed, hunger, appetite या gluttony। तो क्या डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, टू अवॉइड ईटिंग टू मच फूड रेगुलरली। तो ग्रीड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ग्रीड का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फूड या फॉर वेल्थ और पोसेशन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। हंगर, फीलिंग द नीड ऑफ द फूड, भूखा है इंसान, उसको खाना चाहिए, फीलिंग द नीड फॉर फूड। एपिटाइट, डिज़ायर टू ईट,
desire to eat. Or gluttony means the habit of eating too much food. The habit of eating too much food. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ग्लूटनी. Question number 19. Select the option which means the same as the group of given words. The state of being legally responsible for something. क्या होगा? इन्फ्लेशन, लोन, लाइबिलिटी या लिबर्टी. देखो क्या है, लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. इन्फ्लेशन का ये एक इकोनॉमिक्स टर्म है और इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? जनरल प्राइस लेवल ऑफ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो यहाँ पे राइस की तो बात ही नहीं हो रही किसी गुड्स और सर्विसेज की, पर मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ इन्फ्लेशन का. राइस इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लोन का मतलब होता है आपने किसी से मनी उधार पे ली है, बोरो की है, आपको उसको पे तो करना ही है ना. तो मनी बोरोड दैट मस्ट बी रीपेड. लाइबिलिटी मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 20. अभी हमारे पास नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस और हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट एक ही वीडियो में, क्योंकि इसमें ना पैसेज के 10 क्वेश्चन मतलब 2 पैसेज आ रखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. इन द गिवन question a statement divided into different segments is given. The first segment is fixed. Rearrange the other segment to form a current statement. There are a general opinion. A fixed है. There are a general opinion. B क्या है? And its removal was. C that he couldn't have looked worse with a tail. D therefore a gratuitous effort. देखो इससे क्या सेंटेंस मैच हो रहा है? देयर वॉज अ जनरल ओपिनियन. एक जनरल ओपिनियन है क्या? दैट ही कुडंट हैव लुक्ड वर्स विद अ टेल, कि वो टेल का वर्स पार्ट नहीं देख रहा है. तो ए के बाद सी, ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. फिर वापस 1 क्वेश्चन आ गया. 21 कंसिडर कर लो या 1 क्वेश्चन कर लो. एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखा होता है 1 से 20, देन फिर 1 से 20, 2 पार्ट्स में होता है, तो मैं इसको 1 ही कंसिडर कर रही हूँ. रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्रॉम द ऑप्शंस. द स्टेडियम इज सो बिग दैट इट कैन सीट मोर देन 1 लाख स्पेक्टेटर्स. देखो स्पेक्टेटर्स का एक तो मतलब पता होना चाहिए, वो क्या है? पीपल हु वॉच एन इवेंट. अब ये मतलब मेनली ये स्पोर्ट्स इवेंट्स है, तो हम स्पोर्ट्स इवेंट्स भी लिख सकते हैं. मेनली है स्पोर्ट्स इवेंट. तो स्पेलिंग क्या होगी? स्पेक्टेटर्स. क्या स्पेलिंग क्या प्रोनाउंसिएशन आ रही है? स्पेक्टेटर्स, TORS. यस, तो SP. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 2. Choose the correct direct narration of the given sentence and fill in the blanks. Samson conferred that he had taken my notebook by mistake. Samson conferred, हमारे को नरेशन में बताना है, डायरेक्ट नरेशन में क्या बोला है उसने? He had taken my notebook by mistake. ये इनडायरेक्ट नरेशन है. अब हमारे को डायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा. Samson conferred, I took your notebook by mistake. Yes, option number 4 is the correct answer. डायरेक्ट स्पीच में हैड टेकन पास्ट टेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में, तो वो हो जाएगा टुक. क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अर्जुन said my friends are waiting outside.
तो अब हमारे को क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में, ये डायरेक्ट में है। तो क्या बोलेंगे, अर्जुन सेड दैट, माई क्या हो जाएगा, अर्जुन सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग आउटसाइड। आर वेटिंग है तो हो जाएगा वर वेटिंग, प्रेजेंट टेंस में तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट टेंस में हो जाएगा, आर वेटिंग का वर वेटिंग हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि लिखा है सेड। तो अर्जुन सेड दैट हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग आउटसाइड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे को चेंज करना है। सेंटेंस क्या है, द न्यू स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड वाज डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स इन द वेस्टर्न घाट। तो क्या हो जाएगा, रिसर्चर्स, यस, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द न्यू स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड इन द वेस्टर्न घाट। अब ये वाला कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। रिसर्चर्स डिस्कवर नहीं, डिस्कवर्ड ही आएगा। हैव डिस्कवरिंग नहीं, वर डिस्कवरिंग नहीं, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द न्यू स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड इन द वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Rectify the sentence by selecting the correct spelling from the options. The moment that the wagon rattled out of the yard away to the station, Madame Celestine settled herself into a state of nervous expectancy. तो एक्सपेक्टेंसी का हमारे को करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। EXPECTANCY, ये कौन सी स्पेलिंग है वो देख लेते हैं। EXPECTANCY, yes, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इग्नीट, रिसोर्स, कॉबलर, एनेक्सिटी। ये सही है, कॉबलर भी ठीक है, रिसोर्सेज भी ठीक है। इग्नाइट, इग्नाइट क्या स्पेलिंग होगी, IGNITE। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्ट फॉर्म में क्या है, द टीचर सेड आई विल रिव्यू योर एसे हेयर टुमारो। अब हमारे को इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। द टीचर सेड दैट शी वुड रिव्यू, तो योर का चेंज हो जाएगा माई, तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट शी विल रिव्यू योर की जगह माई एसेज टुमारो, हेयर टुमारो। टुमारो का भी तो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, तो यहाँ टुमारो लिखा, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, द टीचर सेड दैट शी वुड रिव्यू माई एसेज हेयर का देयर द नेक्स्ट डे, यस, हेयर भी चेंज हो जाएगा देयर में, टुमारो द नेक्स्ट डे, योर का हो जाएगा माई, और सेड के बाद दैट लग जाएगा। द टीचर सेड दैट she will review my essays there the next day. Option number 2 is the correct answer. Question number 8, rectify the sentence by selecting the correct spelling from the option. Agape had seen the Dresden figure in Madame Walter's possession and at once guessed the whole auction. यहाँ पे तो पता चल गया ऑक्शन का ही हमारे को करेक्ट स्पेलिंग देखना है। तो ऑक्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है ACCUSATION, ACCUSATION, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन ऑप्शन केयरफुली एंड चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग मिस्टेक। द विलेजर्स celebrated the festival with great enthusiasm. The writer completed, क्या करना है, choose the given options carefully and choose the sentence. अच्छा, contains, जिसमें spelling mistakes है वो वाला चूज करना है हमें। ये तो सही है फर्स्ट वाला। तो द राइटर कंप्लीटेड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द नॉवल, ये भी सही है। द सोल्जर शॉड इमेंस करेज ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लेते हैं फोर्थ वाले में क्या गड़बड़ी है। द बेकरी डिस्प्लेड अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस
pastries, Pastries, P-S, yes. Option number 4 is the correct answer. Question number 10. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Marwa cleaned the classroom before lunch. तो the classroom क्या आएगा? The classroom was cleaned by Marwa. The classroom was cleaned before lunch by Marwa. Yes, before lunch पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अब हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, ये फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है. पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. देन क्या है क्वेश्चन नंबर 12. विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टैगरिंग from the passage. Question number 14. Which among the following represent the structure of the passage? Question number 15. Antonym of the word hazardous. Hazardous मतलब होता है जो, चलो उसी टाइम देख लेंगे, पहले अपना पैसेज पढ़ते. Most large scale artificial intelligence deployments are housed in data centers, including those operated by cloud service providers. These data centers can take a heavy toll on the planet. The electronics they house rely on a staggering amount of grist. Making a 2 kg computer requires 800 kg of raw materials. As well, the microchips that power AI need rare earth elements, which are often mined in environmentally destructive ways. Noted navigating new horizons. The second problem is that the data centers produce electronic waste which often contains hazardous substances like mercury and lead. Third, the data centers use water during construction and once operational to cool electric components. Globally, AI-related infrastructure may soon consume 6 times more water than Denmark, a country of 6 million, according to one estimates. This is the problem where a quarter of humanity already lacks access to clean water and sanitation. अब क्या है आइडिया ऑफ द पैसेज? क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल फुली रिप्लेस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम वेरी सून. Option number 2. Artificial intelligence infrastructure significantly harms the environment through resources strain. Yes, यही तो बताया ना, रीज़न भी दिया हमारे को 3 कि कैसे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज. कैसा टोन है? मतलब टोन में हमारे को केयरफुल होने के लिए बोला गया है. सरकास्टिक का क्या मतलब होता है? सरकास्टिक मतलब मॉकिंग टोन. तो यहाँ पे सरकास्टिक कुछ और बोल रहा है और कुछ और मतलब निकालना है, मतलब ऐसा तो नहीं बोला है ना. सरकास्टिक का क्या मतलब होता है? मॉकिंग टोन. कॉशनरी. यस, कॉशनरी ही होने को बोला है कि मतलब वार्निंग्स दे रहा है. तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि जो ऑथर है वो वार्निंग दे रहा है जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके लिए. वार्निंग या केयरफुल कर रहा है हमें. तो ये आंसर होगा हमारा. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. सेलिब्रेटरी का क्या मतलब होता है? मतलब किसी चीज़ को प्रेज कर रहा है. यहाँ पे तो प्रेज नहीं, नेगेटिव बात बताई है. प्रेजिंग समवन. ह्यूमरस मीन्स फनी टोन. वो तो बिल्कुल ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13. सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टैगरिंग फ्रॉम द पैसेज. स्टैगरिंग का क्या मतलब होता है? पहले तो हमारे को वही पता होना चाहिए. स्टैगरिंग मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग या शॉकिंग. तो हमारा सिनोनिम हमें बताना है. सिंप्लीफाइड मीन्स मेड ईजियर. एडवेंचरस, विलिंग टू टेक रिस्क. willing to take
risk. Astonishing is astonishing मतलब होता है शॉकिंग या सरप्राइजिंग. सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेट करना. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एस्टोनिशिंग. क्वेश्चन नंबर 14. विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज? प्रॉब्लम एविडेंस, नरेटिव एंड क्रोनोलॉजी, पर्सुएसिव या कंपैरिजन. तो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज इज प्रॉब्लम एविडेंस. प्रॉब्लम बता रखी है और उसके एविडेंस दे रखे हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. एंटोनिम ऑफ द वर्ड हजार्डियस. हजार्डियस का मतलब क्या है? पहले तो डेंजरस, रिस्की और रिस्की. तो इसका एंटोनिम मीन्स जो फ्री फ्रॉम डेंजर हो, सेफ हो. हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स. जैसे अभी कोविड के टाइम पे हाइब्रिड मोड में क्लासेस हो गई थी ना, मतलब जिनको स्कूल जाना है वो स्कूल चला जाए और जिनको घर से क्लास अटेंड करनी है वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले. तो हाइब्रिड होता है मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स. सीक्रेट, समथिंग केप्ट हिडन. समथिंग केप्ट हिडन. सेफ हमारा बिल्कुल करेक्ट एंटोनिम है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. हीटिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग वार्म. किसी चीज़ को गर्म करना, वो हम कहेंगे हीटिंग. अब हम अपने सेकंड पैसेज पे आते हैं. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द प्रोलेक्स ऑफ इंच वॉर्म्स एंड कैबेज लूपर्स? Question number 17. Tone of the passage. Question number 18. What inference can be made from the description of prolix in caterpillars? Question number 19. What would be the best title of the passage? Question number 20. Which of the following is not mentioned as a feature of caterpillar anatomy? Passage पढ़ते हैं. छोटा सा ही passage है. Caterpillars are the larval form of moths, butterflies and skippers. Like all insects, they have 3 pairs of true joint legs which are attached to their 3 thoracic segments of their cylindrical bodies. Most species also have several pairs of fleshy prolegs on their abdominal segments. Most species also have several pairs of fleshy prolegs on their abdominal segments. ये तो मैंने दोबारा पढ़ दिया. Prolegs are usually tipped with curved rows of minute hooklets to help the animals hold on the surface, such as twigs and leaves. The caterpillars of many families, Lepidopterans such as monarchs and hawk moths, have prolegs of segment 3 through 6 and 10 of the abdomen. That is 4 pairs on the mid-abdomen and 1 pairs of near the bottom. Though the numbers may be reduced in some species. For example, inchworms and cabbage loopers have only 2 or 3 pairs of prolegs. यही हमारा आंसर है. मतलब क्वेश्चन यही है ना, इंचवर्म्स ऑफ कैबेज लूपर्स के कितने प्रोलेग्स, ऐसे कुछ पूछा था. Which is why these caterpillars draw their hind end up to meet the front before extending forward again. क्वेश्चन क्या पूछा है? What does the passage suggest about the prolegs of inchworms and cabbage loopers? They have more prolegs than the caterpillars. नहीं. Their prolegs are much larger. They have fewer prolegs than other caterpillars. They have no prolegs at all. ये तो कह नहीं सकते. नो 2 से 3 तो है ही ना. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3. Option number 3 is the correct answer. They have fewer prolegs than other caterpillars. Question number 17. What is the tone of the passage? Humorous, narrative, persuasive या informative? Caterpillars के बारे में information दे रखे हैं. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Informative.
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी मेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोलेक्स इन कैटरपिलर्स। तो हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? प्रोलेक्स हेल्प्स कैटरपिलर्स मूविंग मोर फ्रिक्वेंटली ऑन सरफेस। Prolegs are unnecessary for the caterpillar's movement. Prolegs are found only on butterflies for certain species. ये तो बिल्कुल ही गलत है. Caterpillars with prolegs cannot move. ये भी गलत है. पैसेज में यही बोला है, Prolegs helps caterpillars move more frequently on surface. Option number 1 is the correct answer. Question number 19. What would be the best title of the passage? The life of the caterpillar, caterpillar anatomy and adaptations, the importance of cylindrical bodies, द स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई डेवलपमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर एनाटॉमी एंड एडेप्टेशंस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फीचर ऑफ द कैटरपिलर एनाटॉमी? विंग्स, जॉइंट लेग्स, फ्लैशी प्रोलॉग्स या कर्व्ड हुक लेग्स ऑन प्रोलॉग्स। ये तो है, जॉइंट लेग्स भी बताई हैं उन्होंने, विंग्स नहीं बताया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 40 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।